ओके, लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, टिश्यू और सेल्स के बारे में। ठीक है, तो टिश्यू और सेल क्या होते हैं ये हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग के पास जो अगला है वो हमारा क्या है, ब्लड। ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड। तो अभी आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। ब्लड और ब्लड क्या है, कैसे है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी मतलब वो क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ब्लड भी क्या होता है, कई सारे सेल से मिलके बना होता है। ठीक, आपको ये बात समझनी है, जिसके अंदर हमारे ब्लड का मुख्य काम क्या होता है। आपको बस दो बातें याद रखनी है कि ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, और दूसरा क्या पूछा जा रहा है कि ब्लड जो है वो हमारे कहाँ पे बनता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। तो उसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, मतलब गैस का भी आदान प्रदान करना। अब गैस मतलब जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, ये दोनों ही काम किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी चीजें हम खाते हैं तो उससे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू निकलती है वो सब्सटेंस हमारे ब्लड में जाके मिल जाते हैं, और ब्लड हमारा पूरे बॉडी के हर एक जगह पे सर्कुलेट करता है, तो वो उस जगह पर उस चीज को पहुंचा देते हैं। तो इनका मेन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, गैस और न्यूट्रिशन का। ठीक है, और इसके साथ साथ हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स जो मैं बताऊंगा आपको, ग्लैंड्स हैं जो, सब नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। कुछ ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.35 टू 7.4। कहीं कहीं अगर पूछा जाए तो 7.4 बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली अगर ऐसे कंपेयर करने के लिए आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में, जो अगर एडल्ट पर्सन है उसके अंदर 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। और ब्लड का जो तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ब्लड यानी थोड़ा गर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है, ब्लड दो भागों में डिवाइड होता है। नंबर वन इज प्लाज्मा एंड नंबर टू इज ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक पानी की तरह होता है, एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है प्लाज्मा। ठीक है, जो कि ब्लड का, पूरे ब्लड में 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है, और 45% जो भाग होता है वो ब्लड सेल्स का होता है। अब देखिए हमारा जो ब्लड सेल्स होता है उसके तीन अलग अलग पार्ट होते हैं, तीन प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको जो अलग से दूसरा नाम से बुलाया जाता है ना, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसको तो क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यू, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट को क्या ल्यूकोसाइट। कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि इस नाम से पूछा जाता है आपसे ना, व्हाइट रेड ना बोलकर। अब जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, देखिए वो आगे जाकर फिर से डिवाइड हो जाता है, किसमें, दो भागों में, एक फेगोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट मतलब आपको, आपने सुना होगा, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है
वो होता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ओके, तो जो भी डिजीज और बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट क्या करना, फाइट करने का काम कौन करता है? वो फाइट करने का काम हमारा ब्लड करता है। ठीक है, तो ये फाइट का अगेंस्ट काम करता है ब्लड, तो इसीलिए जो इसमें लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, इसमें लिम्फो वाला जो वर्ड आप समझ लीजिए, यही आपका मेन इम्यूनी सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बरकरार बनाए रखने में होता है। और इसमें भी जो होता है टी सेल वाले, ये ज्यादातर किल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। पता है आपको, आपके शरीर में अगर कोई वायरस आता है ना, तो हमारे ब्लड के अंदर ऐसी क्षमता, यही लिम्फोसाइट की ऐसी क्षमता होती है कि ये तुरंत ऑटोमेटिक उससे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीवायरस बना लेते हैं। वायरस से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक हमारा ब्लड एंटीवायरस बनाता है। वो किसके कारण बना लेता है? तो टी लिम्फोसाइट, इम्यून सिस्टम के अच्छे होने से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा में क्या होता है, सॉल्ट होता है, कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज वगैरह होते हैं, हार्मोन्स का मिश्रण होता है। ठीक है, प्रोटीन भी होता है। अब प्रोटीन हमारे जो ब्लड में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक फाइब्रोनोजेन और एक एल्बुमिन। फाइब्रोनोजेन क्या होता है? ये फॉर ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। और एल्बुमिन क्या होता है? ये हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बनाए रखने में काम करता है। और कुछ वाटर सब्सटेंस होते हैं या वेस्ट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा फॉर्मेशन है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत किसी को? नो चलिए सर। नो आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं डब्ल्यूबीसी इनका दूसरा नाम क्या है। ये देखिए, जो मैंने आपको ये टेबल में दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में जितना भी बातें बताई हुई है ना, ये आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ये आपको आना ही आना चाहिए, दैट इज द बेसिक क्वेश्चंस। अगर आप इन बेसिक्स को नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस बात को हम समझेंगे। चलिए अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, फिर से ब्लड से। तो ब्लड जो सेल्स होता है हमारा, वो रेड को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब इसमें भी देखिए, जो ब्लड हमारा 45% भाग में 99% आरबीसी का होता है, और बाकी 1% बचा हुआ जो होता है उसमें आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का होता है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का अगर ज्यादा सेल बड़े हो जाते हैं या बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, तभी आपको ब्लड कैंसर होने लगता है। और इसको हम क्या करते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए इसको पुकारने का नाम क्या है? ईएलटी। मतलब अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो मैंने ईएलटी याद रखा हुआ है। जिससे क्या होता है, ईएलटी से मतलब है कि आप जल्दी से इनको याद कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कलर की सबका क्या होता है। तो ये रेड वाला का रेड होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इसमें हीमोग्लोबिन हीम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। और ये जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, आगे बात करेंगे इनका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होगा वो 90 से 120 दिन होता है। और इनका क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का 305 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का 5 से 9 दिन के आसपास होता है। ठीक है, अगर हम 1 क्यूबिक ml में देखा जाए कि कितने सेल्स होते हैं, अगर 1 क्यूबिक आरबीसी को लिया जाए तो अप्रॉक्स 4.8 मिलियन, 5.4 मिलियन मेन में होता है। लगभग कितना? 50 से 60 लाख। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अगर हम बात करें किसका? डब्ल्यूबीसी का, तो ये हमारे बॉडी में 1 क्यूबिक ml अगर ब्लड है तो उसमें हमारा 5,000 या 6,000 से 10,000 के बीच में डब्ल्यूबीसी के सेल्स मौजूद होते हैं। और 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में, 4.5 लाख के बीच में क्या होता है? प्लेटलेट्स मौजूद रहते हैं। तो देखिए इतना आपका ब्लड में इतने सेल्स होते हैं। अब पूरे बॉडी में समझ लीजिए कि 5 से 6 लीटर है,
तो कितने सेल्स होंगे आपके बॉडी में, ठीक है। और सबका आपको फंक्शन भी पता है क्या होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, ठीक है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसका मुख्य कार्य होता है इम्यून सिस्टम, जिसको हम सिपाही भी कहते हैं, हमारे बॉडी का सिपाही, ब्लड में सिपाही का काम करता है। और प्लेटलेट्स को हम नर्स की तरह भी कह सकते हैं, और क्योंकि ये हमारे चोट वोट लगने के बाद जो रक्त का थक्का जमना होता है, घाव को ठीक करना होता है, वो प्लेटलेट्स करते हैं। तो बस इतना आप समझ लीजिए और आपका ब्लड लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी को और डिटेल में पढ़ना है क्या? सर हीमोग्लोबिन को सर थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए। हीमोग्लोबिन एक तरह से पिगमेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट मतलब क्या है, एक तरीके से उसका भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक प्रोटीन की तरह होता है, जो क्या काम करता है, सिर्फ ब्लड मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना उसका मुख्य कार्य होता है। हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा आपके शरीर में होगा, आपके ब्लड उतना ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। इसमें सर कुछ परसेंटेज भी है क्या? हाँ, ठीक है। तो इसका परसेंटेज जो होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन में बता दूं, मेन का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। और ये क्यूबिक एमएल मतलब 1 ml ब्लड के अंदर, जिसका मैं बता दूं आपको कि 13.5, ये लगभग हाँ 13 पॉइंट कुछ से लेकर 17.5 तक या 16 पॉइंट तक के बीच में सही माना जाता है। अगर इतना अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसका एक मेजरमेंट होता है, एक यूनिट होता है। अगर इसके बीच में आपने अगर कभी भी डॉक्टर ने आपसे सीबीसी जांच करवाया होगा, सीबीसी का मतलब होता है काउंट ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स कितने हैं उसके काउंट किए जाते हैं, तो इसी में बताता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। कभी कराया आपने किसी ने भी इसमें से? नो सर। कराया है यस सर, बट सर। रेशियो उसका सर थोड़ा कराया सा। है। यस सर कराया है। हाँ, तो उसमें डब्ल्यूबीसी से पढ़े थे आप, कितना डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट कितना है, रेड ब्लड सेल्स कितना है, तो एक मानक भी दिया होगा कि इतना नॉर्मल होना चाहिए, और अगर इससे नीचे है तो भी दिक्कत है, और ऊपर है तो भी दिक्कत होता है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है। इसमें से रक्त कोशिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? लाल रक्त आता है, श्वेत रक्त भी आता है, प्लेटलेट्स भी आता है, प्लाज्मा कोशिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का संक्रमण से परिवहन। रक्त का थक्का बनाना, या फिर शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो इसका जो मुख्य कार्य ऑक्सीजन का होता है परिवहन। ऑक्सीजन को नियंत्रित करना, अरे सॉरी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ अगर न्यूट्रिएंट्स भी है तो भी उसको वो जो करेगा ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो आपका ऑक्सीजन ही लाल रक्त यानी आरबीसी ही करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे यस बढ़ते सर। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। किस यस प्रकार सर। की श्वेत रक्त कोशिका एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार है? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है। अब आपको इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे भी कोरोना आया था 2020 में, आप सब जानते हैं, कुछ लोग ऐसा बात मान लीजिए कि सभी को हुई थी, कोरोना सबके ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, क्योंकि सब बीमार जरूर पड़े होंगे, सबको खांसी जरूर आ रही होगी, हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको भारत में कि जिसको ना हुआ हो, लेकिन कुछ लोग बच गए, और जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं थी उनको क्या हुआ, उनके ब्लड ने
उनके टी लिम्फोसाइट, उनके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी नहीं बना पाया और जिसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम हो गई। वो लंग्स में जाकर पूरे लंग्स को खराब कर दिया, लंग्स फेलियर कर दिया, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हमारा एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर खुद एक डॉक्टर है WBC, वो ऑटोमेटिक सब चीज सही कर लेता है। लेकिन अगर कभी हैवी अगर वायरस होता है, अगर उसकी नहीं बना पाता है, तभी आपको प्रॉब्लम होती है। आगे बात करेंगे, रक्त के अंदर जो तरल घटक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद एक थक्का बनाने वाला कारक है? बताइए, इसमें कौन है जो थक्का बनाएगा? जो हमने बताया था आपको, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रोनोजन। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन क्या है? ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर मौजूद रहता है। अभी हम आगे बात करेंगे, प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। नहीं, रक्त का थक्का बनाना। सही ऑप्शन है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना इसका मेन काम है। ऑक्सीजन का परिवहन प्लेटलेट्स नहीं करता ज्यादा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य नहीं, मुख्य कार्य ये पहले कि ये रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे ब्लड में कुछ अगर आपके शरीर में घाव लग जाता है, आपने देखा होगा, चोट लग जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वहां पे न्यू स्किन आ जाती है, तो रिपेयर का काम आपका करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस प्रकार की रक्त कोशिका एंटीबॉडी बनाने और संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिका जो है आपका, वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा के अंदर जो मौजूद प्रोटीन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का जमाना, द्रव्य का संतुलन बनाए रखना यानी लिक्विड का, या संक्रमण से लड़ना। जो प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड का संतुलन, आपके अंदर फ्लूइड का संतुलन बनाने का काम करता है प्रोटीन जो होता है। समझ में आया बात? लिक्विड। आगे बात कर लेते हैं, किस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि ओ निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा। ओ निगेटिव ही किसी भी रक्त को अपना ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता। लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन इस बात को लेकर, निगेटिव वाला देगा भाई। आगे बात करेंगे, पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोलोसिस, जमावट, फेगोसाइटोसिस या हिमेटोपोइसिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, हेमोलाइसिस। ठीक है, मतलब अगर आपके लाल रक्त कोशिका टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उनके रिपेयर करने की प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहा जाता है, हीमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक, अब आपके सामने ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके 5 से 6 ऑप्शन होंगे, लेकिन इनमें से 2 या 3 ही सही हैं। ठीक है, कराऊं इसको? यस सर। जी सर, कराइए सर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना, KVS, नवोदय, AMRS और DSSS और UGC नेट। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। अगला वाले में ना मैं एक्सप्लेनेशन वाला भी लेकर आऊंगा, मतलब स्टेटमेंट, लंबे लंबे स्टेटमेंट जो आते हैं ना, ए वाला स्टेटमेंट बहुत लंबा रहेगा, बी वाला भी लंबा रहेगा, सी वाला भी, डी। अब उसमें तो 3 छांटना है कि ABC सही है कि DEA सही है, ये वाली चीजें है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार है? सर इसमें ABC सही है। तो लाल रक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC।
और तीनों क्या होते हैं, ये कोशिका का प्रकार नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, पोषक तत्वों को ले जाना। ADF। मजा आया? सही लगा? यस सर। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा लाएंगे, ठीक है। और डिफिकल्टी कराकर तो आप लोग को मैच द कॉलम भी क्वेश्चन करवा दें। Yes, आप जिस sir. टाइप का क्वेश्चन आप Yes, लोग sir. बोलिए, आप अभी मैं ना वो लंबा वाला लाऊंगा। लंबा वाला मतलब क्या, स्टेटमेंट बड़े लंबे लंबे वाले, ये तो सिंपल सिंपल आप निकाल लेंगे, लेकिन इसके आगे ना थोड़ा लंबा वाला लाऊंगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है नंबर 3? सर हाँ बताइए। सर वैसा क्वेश्चन एक बार वो बताइए जो पैराग्राफ दे के फिर उसमें छाटना रहता है कि ये कहाँ से कहाँ तक सही है, इस टाइप का जो रहता है। वही स्टेटमेंट आपको लॉन्ग स्टेटमेंट वाले बताएंगे, कल बताएंगे, कल उससे क्वेश्चन दिया बदलाएंगे, ठीक है। Yes, sir. आज तो नहीं हो पाया है, लेकिन कल हम उससे क्वेश्चन आपको कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी तैयारी आपकी है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में ना, तो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो अब एंटीबॉडी उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। नीचे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स। बताइए। B C इधर देखिएगा, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट भी होता है, बेसोफिल भी होता है। ठीक है। एरिथ्रो भी लिम्फोसाइट, होगा मोनोसाइट सर। और एर्थोसाइड नहीं होता। हाँ, एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट क्या? क्या है? आरबीसी है, तो ये तो होगा ही नहीं। सर बेसो होता है? नहीं, हाँ बेसो होता है, वेसोफिल्स होता है। बेसोफिल्स, ये 3 होते हैं। BCE इसका राइट आंसर है। तो केवीएस और नवोदय और DSSS भी जो जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और EMRS में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं। अभी लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दिलाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का वह तरल घटक क्या है जो कोशिकाओं और प्रोटीन को ले जाता है? What is the liquid component of blood that carries cells and proteins? ABD। सबसे पहला A है गुड प्लाज्मा, B सीरम भी सही है, ठीक है। अब तीसरे में हमको बताना है, थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ प्रोटीन की बात कह रहा है। हाँ अब ब्लड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट ब्लड में, तो लिक्विड में प्लाज्मा जब आ गया तो इसका प्रोटीन कौन आएगा? साइटोप्लाज्मा। अरे भाई फाइब्रिनोजेन आएगा। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं का होता है ना, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, प्रोटीन को ले जाता है। तो जो हमारा फ्लूइड कंपोनेंट्स होता है उसमें मेन प्लाज्मा, सीरम और फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन से थक्के बनाने वाले कारक मौजूद होते हैं? फाइब्रोजन। फाइब्रोजेन होता है, ठीक है, यहाँ पे बी सही है। प्रोथ्रोम्बिन भी होता है और थ्रोम्बिन भी होता है, तो BEF सही है। यस सर। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है, प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पहले तो आपने देखा था कि प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य, पहले प्राथमिक बताना है आपको। तो पहले तो प्राथमिक कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। C कंफर्म हो जाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या किया करिए, सबसे पहले आपके दिमाग में स्टेटमेंट आना चाहिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग बताइएगा आंसर, अपने मन में रखे रहिए और दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले समझिए कैसे इसको, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम क्रैक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में
ऐसे क्वेश्चंस हमारे टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी तो लॉन्ग स्टेटमेंट वाला नहीं लिया है, अभी सुनिए। तो जिसमें से ना आपको एक दिमाग में स्टेटमेंट बनाना है कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मतलब या तो स्ट्रांगली एग्री होइए कि जैसे आपने जैसे ही पढ़ा प्लेटलेट्स और इसका मुख्य कार्य, तो अभी हम लोग ऊपर सिंगल में बात किए थे कि रक्त का थक्का दबाना इसका मुख्य कार्य है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है पहले उसको आप टिक कर लीजिए, या फिर जो आपको लगता है कि सबसे लूज है। और बताऊं आपको अगर एकदम तुरंत पकड़ लेना है, इसमें तुरंत पकड़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि सबसे गलत जो आपको लग रहा है, गलत मतलब कि वो हो ही नहीं सकता है, उसको तुरंत काटिए और फिर ऑप्शन देखिए, तुरंत काटिए और फिर ऑप्शन देखिए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, मैंने क्या बोला? तो जैसे क्लॉटिंग जी ऑफ सर। ब्लड ये भी सही है, उसके साथ साथ पोषक तत्वों के साथ भी उसको ले जाने का भी काम करता है प्लेटलेट्स। क्यों, कैसे? देखिए, जब हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है, जो हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन ही क्या करता है कि आपने सुना होगा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, डाइट में जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, ब्लड में प्रोटीन अलग होता है, डाइट में प्रोटीन अलग होता है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ये प्रोटीन जो है वो डाइट वाला प्रोटीन है। अब ये क्या करता है, यही प्रोटीन आपने पढ़ा होगा कि टूटे हुए टिश्यूज को रिपेयर करता है, तो हमें चोट लगने का काम के बाद यही हमारा देखभाल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डी और एफ। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ेंगे हम, संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार है संक्रमण से लड़ने के लिए? तो श्वेत रक्त है, ल्यूकोसाइट भी उसी को कहा जाता है, और तो बी एफ मिल गया हमको, एक और हमको खोजना है कि दो सही है। बस 2 ही सही है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो दो इसमें सही है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के कुछ कार्य क्या हैं। तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना? नहीं, संतुलन बनाए रखना, द्रव्य संतुलन। हाँ, सी। देखिए इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले खोजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है? सर द्रव का संतुलन बनाए रखना। पहले तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पीएच मान को नियंत्रण करना प्लाज्मा का काम होता है, फिर फ्लूइड को, क्योंकि प्लाज्मा में ही हमारा सारा पानी होता है, 90% पानी है प्लाज्मा में। ब्लड में जो पानी होता है वो प्लाज्मा का ही भाग है। आपने देखा होगा चोट लगने के बाद कभी कभी पीला पीला पदार्थ, मतलब पीला पीला लिक्विड निकलता है, वही आपका प्लाज्मा है। ठीक है, तो सी हो गया और ई हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? खाली ऐसे ही। जी सर, जी यस सर। सर। समझ में आ रहा सर। और प्लाज्मा प्रोटीन और क्या होता है? रक्त का थक्का भी जमाएगा। अरे अभी नहीं। पढ़ा था ना, प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन वो थम्बा नहीं जमाता है। जी सर। तो ये होगा बी, सी और ई। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक प्राप्त करता है, सबसे ले सकता है? सी बी। सी ऑप्शन। ए भी ले लेता है, और कोई है? एक आर एच निगेटिव भी है, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, जान लीजिए, नया चीज है। आर एच फैक्टर वाला पढ़े, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। आर एच फैक्टर वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल होता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोलिसिस, फेगोसाइटोसिस, हेमोपोइटिजाइसिस, एरिथ्रोपोइजाइसिस, ल्यूकोपोइजाइसिस। पहले तो होता है हिमोटोपोइसिस, ठीक है। डी ऑप्शन आपका हिमोटोपोइसिस, पॉइजिशन लिखा हुआ है, हिमेटोपोइसिस। हीम पोइसिस मतलब क्या होता है? प्रक्रिया बनना, पोइसिस यहाँ याद रखिएगा। तो ये आपका डी करेक्ट है। दूसरा इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। ये आपके दो एकदम सही है, ठीक। डी और ई हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा देखिए, अभी आपने पढ़ा था ना इरेथ्रोपोइनिया, अगर बढ़ जाता है तो यहाँ हमने बताया भी है आपको शायद नीचे लास्ट में कि पोइसिस किसे कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। हाँ देखिए, प्रोडक्शन का, अगर इसका सेल का जो प्रोडक्शन होता है इरेथ्रोपोइसिस भी कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोपोइसिस भी कहते हैं और थ्रोम्बोपोइसिस भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये वाला भी होगा आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, वो आपका कौन सा होगा? ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। इसने खाली ये पूछा, ये नहीं पूछा कि कौन सा है, बस बोला है कि जो रक्त की कोशिकाएं बनती हैं। तो भाई हमारे रक्त कोशिका 3 होती है, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उन तीनों का लास्ट में पोइसिस जो वर्ड आता है उनके साइंटिफिक नेम से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रक्त बनने की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो DEF इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और एक बार स्केलेटन सिस्टम आप सबने पढ़ा होगा, ये सारे आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जितने भी वन लाइनर हैं ये आपके बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कराने में आपका बहुत हेल्प करने वाले हैं। डायरेक्ट वन लाइन में दे दिया आपको चीजें कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, खोजना ना पड़े, अलग अलग किताबों को ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पर आप सारा चीज ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हमने बता दिया है, समझ लीजिएगा, ये सब आपका वन लाइनर याद करने वाला है। स्केलेटन सिस्टम हम लोग ध्यान देते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर का 20% भाग किसका बना है? स्केलेटन सिस्टम का बना होता है, ठीक है। हमारे शरीर में टोटल भार का 20% हिस्सा किसका है? स्केलेटन सिस्टम का होता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ढांचा प्रदान करता है, और क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है, आकार और कोमल अंगों से रक्षा, कोमल अंगों की रक्षा। हाँ, सॉफ्ट जो हमारे चीजें होती है, जैसे हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को भी वो करता है। इसके अंदर क्या होती है? हमारे ऑर्गन को सिक्योरिटी भी देता है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनको क्या करता है? सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। कैसे? ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गन को सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ये था फंक्शन ऑफ बोन। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि ये बॉडी को सहारा देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है सरफेस, आपका अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर मसल्स अटैच होता है। बोन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करता है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आपके बॉडी में जो बोन है और बोन में जो ज्वाइंट्स दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से आप किसी भी काम को आसानी से कर ले सकते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग बोन होता है वो क्या है? वो लीवर की तरह कार्य करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स। अभी मैंने बताया जैसे आपके स्कल बोन में ब्रेन हमारा क्या होता है?
ठीक है, ब्रेन हमारा सेफ रहता है। ठीक, हमारे स्पाइन में, बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड सेफ रहता है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जो बोन्स है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, क्लासिफाइड। कुछ लोग डायरेक्टली खाली बता देते हैं कि एक्सियल और एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन, जबकि ऐसा नहीं है। पहले आप समझिए कि 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, पहले इसके अंदर सारी चीजें आएंगी। तो एक आकृति विज्ञान के अनुसार, मॉर्फोलॉजी मतलब उसके शेप के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है। तो शेप के अनुसार लॉन्ग बोन होते हैं, 5 प्रकार के हैं। शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स है, सिसोमॉइड है और इर्रेगुलर। देखिए, इसका भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आज तक आप किसी बुक में अगर ये चीज पाए होंगे तो बताइएगा। यस सर। यस सर पाए हैं क्या? नो सर। हाँ, तो ये बोलिए नो सर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो बोन का मतलब पोजीशन कहाँ है, अपर लोअर, ये सब जो पोजीशन होता है ना। पोजीशन मतलब कि कहाँ, बाहरी है कि आंतरिक है, इसके अनुसार भी अलग अलग होता है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू रीजन, यानी उनका जो क्षेत्र बटा हुआ है हर अंग का या हर एक चीज का, तो उसके लिए अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं बहुत ज्यादा इसमें। लॉन्ग बोन में क्या क्या आता है इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। जितना भी मैंने ना चार्ट बना के दिया हुआ है, इस चार्ट, ये जो आपको टेबल दिख रहा है, चार्ट और ग्राफ टेबल दिख रहा है, इसको आप चार्ट बना के चार्ट जाइए, किसी भी का हो। इस चार्ट को क्या करना है, चार्ट बना के चार्ट जाना है पूरा, जुबान से नहीं, दिमाग में। ठीक है जी सर। हाँ, लॉन्ग बोन में क्या होता है, लॉन्ग बोन में क्या क्या आता है ये याद देखिए, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ये भी पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, और एग्जाम्पल द बॉडी पूछा जाता है आपसे। इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है आपसे, कि लॉन्ग बोन किस तरह से कार्य करता है, शॉर्ट बोन किस तरह से कार्य करता है, पूछा गया है क्वेश्चन, आप देखिएगा। शॉर्ट बोन किसके लिए काम करता है, तो स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। छोटे बोन जो होते हैं वो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। चपटे बोन क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये और जो इर्रेगुलर बोन होता है, एक मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा दिक्कत हो रही है, गला सूख गया है। गर्मी बहुत ज्यादा इसके है बाद हम सर। लोग क्वेश्चन, हाँ इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तैयार रहिए सभी लोग। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास, फिर से अपना कंटिन्यू करते हैं। और आपके पेशेंस के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर का मतलब होता है ना कि जो हर इंसानों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे जो हमारा फेशियल बोन होता है वो क्या, उसके वो किस कैटेगरी में आता है,
स्कल और फेशियल जो होता है वो हमारा किस में आता है, इर्रेगुलर में आता है, क्योंकि उसी वजह से हमारे चेहरे का जो आकार होता है वो अलग हो जाता है। वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉलम में भी हमारा क्या स्पाइन वाला जो वर्टिब्रा होता है यानी बैकबोन होता है, उसकी किसी में कुछ ज्यादा एस कर्व होता है, किसी में कुछ कम कर्व होता है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही भाई? स्क्रीन तो शेयर है। नहीं सर दिखाई दे रही है। और किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। आप एक बार लॉग इन करके लॉग आउट कर लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रहा है, इसके बाद हम बात करते हैं सेसोमॉइड बोन की। सेसोमॉइड बोन में देखिए ज्यादातर पटेला आता है, पीसी फॉर्म भी आती है। अब पीसी फॉर्म बताइए कहाँ पे बोन है? पीसी फॉर्म कहाँ की बोन है? स्केलेटल मसल। रिस्ट में कार्पल का जो ग्रुप होता है, कार्पल बोन का कितना ग्रुप है? 8 बोन होते हैं, उसमें एक सबसे छोटी बोन जो होती है कलाई की, वही हमारा पीसी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पटेला है और पीसी फॉर्म है, इन सब का शेप सेसोमॉइड की तरह होता है। आज तक आप लोग खाली पटेला जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए पीसी फॉर्म भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन क्या होता है? जो हवा, ज्यादातर ये पक्षियों पशुओं में होता है न्यूमेटिक बोन। ठीक है, सांस लेने के लिए एयर कंडीशन की तरह कार्य करता है। हाँ, सर सेसमॉइड बोन का फंक्शन क्या होता है? देखिए सेसोमॉइड जो बोन का फंक्शन होता है, बस एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, रिलीव टेंशन विथ मसल्स एंड टेंडन। मतलब क्या होता है इसका मेन फंक्शन, आप कह सकते हैं ना कि जो हमारा, क्योंकि घुटने के पास जो लिगामेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो उस लिगामेंट को वो तान के रखता है, ताकि कि जो हमारा फीमर है और नीचे जो उसके टीबिया है वो क्या हो जाए, लिगामेंट को तोड़ के कभी कभी अचानक से बाहर ना चले जाए। बात समझ रहे हैं? अगर सिर्फ वहां लिगामेंट लगा के छोड़ देते, सुनो मेरी बात, अगर वहां पे हम लिगामेंट लगा के खाली छोड़ देते और वहां पे एक बोन कैप की तरह नहीं लगाते, तो क्या हम लोग पैर से इतना काम करते हैं तो क्या नहीं हो सकता था कि लिगामेंट क्रैक होने में कितना टाइम लगता है? तुरंत क्रैक हो जाता है। तो वो हड्डी इसीलिए रखा गया है कि कम से कम अगर लिगामेंट आपका क्रैक होगा या टियर होगा तो ये उसको बचा के रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। इंडो और एक्सो में क्या फर्क होता है? एक्सो मतलब जो बाहरी बोन के दिखते हैं, जैसे नाखून, दांत, ये भी आपके बोन के टाइप के होते हैं। ठीक है, कैल्शियम के बने होते हैं, तो बोन जैसे हैं, तो इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और इंडो में क्या कहते हैं? तो जो भी अंदर की हड्डियां मांस से ढकी हुई हैं और कार्टिलेज जो है वो सारे इंडोस्केलेटन होते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू द रीजन, अगर हम क्षेत्र के अनुसार बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रीजन हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल नाम ही क्यों रखा गया पता है? इसके पीछे भी कारण है। बीच में होते हैं। अच्छा। हाँ, ये जैसे अगर ह्यूमन एक बॉडी है, मैं आगे दिखा रहा हूँ इसको चित्र के अनुसार, देखिएगा। देखिए ह्यूमन का जो बॉडी था, तो जो सेंटर में जो बोन आ रहा था, जो बोन सेंटर मतलब होता है एक्सिस, क्या होता है? एक्सिस। उसी एक्सिस से क्या होता है? एक्सियल निकाला गया। क्या निकाला गया? एक्सियल निकाला गया। समझ में आई बात? इनके अलावा जो बोन बचा अपर एक्सट्रीमिटीज, उसको अपेंडिकुलर बोला गया, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, समझ में आ गया? बस यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। एक्सियल बोन क्या है? उसके 4 भाग होते हैं। स्कल 29 बोन होता है। अगर चाहूँ तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने सारा डिवाइड नहीं किया, एक ही में सब बता दिया आपको। अब स्कल के भी 2 भाग होते हैं, क्रेनियल और फेशियल। ठीक, स्कल जो हमारा होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है हमारा क्रेनियल और दूसरा जो होता है वो होता है फेशियल। और क्रेनियल में 8 बोन, फेशियल में 14 बोन। इसके अलावा स्कल में ही ईयर बोन भी होता है।
ईयर बोन 3 सर होते हैं, दोनों साइड मिलाएंगे तो 6 हो जाता है। 6 हो जाता और है। एक इसी में क्या हो जाता है, नेक्स्ट साइड में एक आता है जो गर्दन के नीचे होता है, इसको क्या हर्वाइट कहते हैं, कोई बताएगा? हाइब्रिड बोन। हर्वाइट ठीक है, हाइब्रिड बोन इसको कहते हैं। तो ये आपका 29 हो जाएगा। 26 तो वर्टिब्रा ये होते क्या हैं। है? आपने 33 पढ़ा है कहीं कहीं, लेकिन इसका राइट आंसर, क्योंकि अगर एडल्ट का पूछेगा तो 26 बताना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पढ़े होंगे, अभी आप बताऊंगा मैं आपको। ऐसे 33 होता है बच्चों में, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो 26 होता है। वयस्कों में पूछेगा तो 26 बताना है, याद रखना है। सर ये कह हमारा, रहे थे कि स्कल बोन का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हाँ 22 का ऑप्शन भी कई जगह है, कई जगह 28 का ऑप्शन है। तो ये 29 का ऑप्शन मतलब काफी जगह कम दिखा है, तो क्या अकॉर्डिंग ऑप्शन ही जाया जाएगा ना उस समय? तो वहाँ हाँ, उस समय, हाँ उस समय आप अकॉर्डिंग ऑप्शन जाइए। मैंने बताया ना कि मैं इसको अलग अलग बता सकता हूँ। अब उन लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया है अपने हिसाब से, तो वो बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं 29 भी अगर रहा तो आप उसको सही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। रिप्स हमारा कितना होता है? 24 होता है। 12 जोड़े में होता है, 12 पेयर में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, उस रिप्स को आगे एक बोन होता है जिसको हम स्टनम बोन कहते हैं। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम लिम्ब अपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सियल में कितना होता है और अपेंडिकुलर में कितना होता है। तो एक्सियल में कितना होता है? टोटल बोन सर 80। 80। और एक इसमें सौ छब्बीस 126 126। 26 तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखिए, जो बोन का लिम्ब होता है वो दो होते हैं। आर्म्स में हमारे 60 बोन है, और लेग्स में हमारे 60 बोन होते हैं। और कहीं कहीं गर्डल भी होता है। एक होता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल का मतलब क्या होता है पता है? चेस्ट वाला। और पेल्विक मतलब कमर वाला। ठीक है, इनके ग्रुप ऑफ बोन्स होते हैं जो दूसरे को लॉक किए रहते हैं। जैसे पेक्टोरल में आपको बता दूं मैं, क्लैविकल बोन और पीछे से स्कैपुला बोन है ना, यस सर ये तो क्या किए हैं, लॉक किए एक दूसरे को। तो इसीलिए यहाँ पर गर्डल बोला गया है। 2-3 बोन एक दूसरे को लॉक करके रखे हुए हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आप एक बार थ्योरी पढ़िए, बुक में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आइए चलते हैं, टाइम भी हो गया है, क्वेश्चंस को लगाते हैं। आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ अब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों का उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण है? कौन सी हड्डियां हैं जिनको आकार के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है? लंबी हड्डियां। लॉन्ग बोन। हाँ, डी ओनली बी हड्डियां। ऑप्शन इज करेक्ट। बी बी। ठीक है, किस प्रकार की हड्डी चौड़ाई से अधिक लंबी होती है और मुख्य रूप से अंगों में पाई जाती है? ये आपका सर अनियमित हड्डियां। किस प्रकार की हड्डी चौड़ाई से अधिक, अरे चौड़ाई से अधिक लंबी होती हैं, मतलब चौड़ी कम होगी लंबी ज्यादा होगी तो लॉन्ग बोन होगा। और मुख्य रूप से अंगों में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से अंग हमारा क्या होता है? जैसे थाई, थाई में क्या है? फीमर बोन है। जैसे ह्यूमरस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फीमर किस प्रकार की हड्डी है? छोटी है, चपटी है, अनियमित है, लंबी है? लंबी हड्डी है सर। लॉन्ग बोन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी हड्डी चपटी हड्डी का उदाहरण है इसमें से? फीमर है, पटेला है, स्टनम है, स्टर्नम। टार्सल है? ऑप्शन स्टर्नम। नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, स्टनम चपटी है। और कौन सी चपटी होती है? फ्लैट बोन, स्कैपुला। क्लैविकल। नहीं, क्या क्लैविकल अपना नहीं होगा, स्कैपुला। स्कैपुला कल नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस हड्डी को अनियमित हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ह्यूमरस नहीं, वर्टिब्रा। सब में। सर कसेरू का।
कशेरुका। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये तो इतनी बार पूछा है कि फीमर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। पटेला किस प्रकार की हड्डी होती है? लंबी हड्डी, छोटी, सेसमॉइड, सपाट? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेसमॉइड। वयस्क मानव में कंकाल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव की अगर बात करें तो 206। 206 सही बात। ठीक, आगे बात करेंगे, खोपड़ी मुख्य रूप से किस प्रकार की हड्डी से बनी होती है? लंबी हड्डी, सपाट हड्डी, छोटी हड्डी या अनियमित बोन? फ्लैट बोन। अरे सपाट हड्डियां। सपाट हड्डी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अक्षी कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? गति को सुगम बनाना, खनिजों का भंडारण करना, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना? प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन। 10 का नंबर, 10 का सी ऑप्शन सही है। गति को सुगम नहीं बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही है भैया। अब बता दूं कैसे, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, ये नया क्वेश्चन है, गड़बड़ा गए सभी लोग। अब देखिए, जो हमारा स्कल होता है, जो हमारा स्कल होता है वो ब्रेन को सुरक्षा देता है। हमारा जो रिब्स होता है, रिब केज होता है, वो किसको सुरक्षा देता है? हार्ट और लंग्स को देता है। तो ये सब किस में आ रहे हैं? एक्सिस में आ रहे हैं ना। जी सर। और इसके बाद जैसे हमारा स्पाइन है, वो स्पाइनल कॉर्ड और हमारे स्पाइन में जो नर्व्स होते हैं, उन नर्व्स को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोटेक्टिव वाइटल ऑर्गन्स, अक्षीय कंकाल जो है वो आपकी ये करती है। बढ़िया क्वेश्चन था। आइए, कंकाल के किस भाग में अंगों की हड्डियां शामिल होती है? अपेंडिकुलर। लिम्स वाला किसमें यूज होगा? अपेंडिकुलर में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, कलाई में कार्पल किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है? छोटी हड्डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी हड्डी अक्षी कंकाल का हिस्सा नहीं है? खोपड़ी है, कशेरुका है, पसली है? फीमर नहीं है। फीमर, यस सर। सही है। अच्छा, कुछ अलग क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। नई टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है, 30 40 50 क्वेश्चन, इतना मेहनत लगता है। सर बोन का क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, क्योंकि बोन वाली जो मतलब क्वेश्चन होते हैं काफी सरल टाइप के लगा करते हैं, बट कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है। नहीं, उसमें भी अलग था, आपको हर एक चीज अलग है भैया। ये देखिए, मैं बता दूं आपको, इसमें मेरा 70% खुद का दिमाग, मतलब मैं खुद बनाता हूं क्वेश्चन, और 30% क्वेश्चन PYQ से लेता हूं, पुराने में जो ज्यादातर रिपीट हुआ है उस क्वेश्चंस को लेके कराता हूं, ठीक है। आगे बात करेंगे, लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है? वसा संग्रहित करना? नहीं। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना? हाँ। जी, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी उपांगी कंकाल, बाप रे बाप, अपेंडिकुलर स्केलेटन, बड़ा बढ़िया, आज हमको पता चल गया अपेंडिकुलर को उपांगी कहते हैं। उपांगी बोलते हैं सर, उपांगी अनुबंधी है। हाँ, देख लिया मैं। चलिए, तो बता रहा है कि अपेंडिकुलर का पार्ट कौन कौन सा होगा इसमें से? तो अपेंडिकुलर का पार्ट कौन सा होगा इसमें से? तो अपेंडिकुलर का पार्ट कौन है? सर खोपड़ी। अरे, अपेंडिकुलर का खोपड़ी कैसे होगा? उपबंधी के बाद पूर्वस्थी आएगा सर, और पसलियां नहीं आएंगी। श्रोणी, अरे भैया, श्रोणी पैल्वी की तो आएगा, बस सी आएगा। रिब्स तो आपका एक्सियल में आता है कि नहीं आता है? अरे भैया, क्लासिफिकेशन बताया ना अभी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रकार की अस्थि उतक घना होता है? मतलब कहने का क्या है कि किस प्रकार की जो मतलब अस्थियां हैं या हड्डियां होती हैं जिनका उतक होता है, जो उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादातर
घने होते हैं, ठीक बी है, ऑप्शन। और हड्डियों की बाहरी परत बनाते हैं। कॉम्पैक्ट की स्पैंजी, उपास्थि मज्जा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कौन सी हड्डी सेसमॉइड हड्डी का उदाहरण है? ए ऑप्शन। पटेला। पटेला बताइए। हड्डियों में संग्रहित प्राथमिक खनिज क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर कैल्शियम। सी इज कैल्शियम। कौन सी हड्डी कंधे की कमर का हिस्सा है? कंधे की कमर का हिस्सा है, क्या पूछना चाह रहा है? स्कैपुला अगर है तो स्कैपुला। कंधे का तो फिर स्कैपुला हो जाएगा सर। हाँ, शोल्डर गडल। अच्छा, इधर देखा हमने, शोल्डर गडल, इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में थोड़ा पढ़ा करिए। हाँ, तो हमारा शोल्डर गडल में क्या आता है? स्कैपुला आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कंकाल प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पाचन को सुगम बनाना? नहीं भाई, पाचन को तो पाचन तंत्र बनाएगा ना। अंगों को सहारा देना और उनकी रक्षा करना और गति को सक्षम करना? बी सही है। यस ऊर्जा सर, का बी उत्पादन सही है। करना? नहीं। शरीर का तापमान, ये सब नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है। तो सर बुक में इसके आंसर कहीं लास्ट में दिए हैं? बुक में तो है ही नहीं, और बताइए। बुक में सिर्फ थ्योरी पर फोकस किया गया है, पहली बुक में। दूसरी अच्छा। बुक में भी जो मैं ला रहा हूँ वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो हाँ आपका मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू जो पुराने पेपर आ रहे हैं, आए जी हुए जी हैं जी। 2014 से लेकर 2024 के बीच के जितने पेपर हुए हैं, इनका पूरा पेपर उठा के ला रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कुछ आएगा बुक, अब तीसरी बुक देखा जाएगा मार्केट में डिमांड किस चीज का है। अब मेरे पास तो 4 बुक पहले से ही बन के रखी हुई है, मार्केट में डिमांड के हिसाब से मैं बुक रिलीज करूंगा। बताता चलूं आपको, एक बार समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, मेरे पास एक बुक बनी हुई है, इसके बाद पहली बुक तो मेरी थ्योरी थी, आप समझ रहे होंगे, ब्रह्मास्त्र। दूसरी ब्रह्मास्त्र बुक, जी। हाँ, दूसरी बुक हमारी है योद्धा, जिसमें मैं पीवाईक्यूज लेकर आ रहा हूँ। 5000 पीवाईक्यूज है लगभग, ठीक है। ये भी जो बड़े रेडी हो रही है। हो गई है, कंप्लीट है, इसको 1 हफ्ते के अंदर मार्केट में आ जाएगी। हाँ हाँ सर वही बात हो मतलब। गई है, मतलब फाइनलाइज एक तरीके से। बस खाली आंसर की ना कई बार पढ़ना पड़ता है। चक्कर ये ना, मैं नहीं जी चाहता कि आपको, और मैं गारंटी देना चाहता हूँ 99% गारंटी कि इस बार जो मैं आपको दूंगा, इस बार मैं जो आपको दूंगा ये वाला, जी। इस बार योद्धा वाली बुक में बहुत मेहनत किया गया है, कई बार फिल्टर किया हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। आपको गलत आंसर की नहीं मिलेगा, कोशिश पूरी है, 99.9% की मेरी जो है गारंटी दे सकता हूं इस बार, ठीक है। अच्छा सर, जो ब्रह्मास्त्र में जो आपने क्वेश्चन ये करवाए हैं इनका मतलब आंसर किसमें नहीं दिया गया है? किसमें? ब्रह्मास्त्र ये बने सब पहले वाले। हाँ जैसे ये वाले क्वेश्चन जो अभी आप करा रहे हैं इनका नहीं आंसर नहीं, किसमें नहीं दिया? इसका, इसकी बुक अलग आएगी। अब समझिए, ब्रह्मास्त्र में बस थ्योरी है ना सर। हाँ, नहीं, क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन इनका है, क्वेश्चन नहीं है वो ब्रह्मास्त्र 4-5 सालों का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बस, ठीक है। अच्छा यहाँ 10 साल का क्वेश्चन है इसमें। तो सर वही ना पूछ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का आंसर की दिया हुआ है नहीं? हाँ, दिया हुआ है, है थोड़ा सा है, पीछे है। सबका ठीक है। दिया हुआ है। अब आगे ठीक। देखिए, तीसरे नंबर की जो बुक है, यहाँ पर एक बुक हमारी आ रही है गेम वाइज, गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि ठीक है। पार्टिकुलर एक गेम से हमने तकरीबन 250 क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब एक 200, गेम 250, 150 जिस हिसाब से मतलब पूछा जाता है। तो ये हमारा तकरीबन 25 गेम से ये भी बुक रेडी है, इसका आंसर की खाली फाइनलाइज करना है, ठीक। चौथी बुक समझ लीजिए, जो अभी आप, जो जिससे अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ये मेरी चौथी बुक है, उसका नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, ठीक है। अच्छा। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप सिर्फ टॉपिक वाइज एक टॉपिक आपने जैसे पकड़ लिया, पहला टॉपिक जो आपका आता है बेसिक, जैसे एग्जांपल लेते हैं मीनिंग, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो जी तकरीबन 50 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा,
100 क्वेश्चन आपको खाली उसी से मिलेगा। खाली अब तक के जितने एग्जाम हुए हैं वो भी, यानी पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेगा, पीवाईक्यूज और प्लस कुछ एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे नए बनाए हुए। अच्छा एक चीज और है कि ये सिर्फ आपको सिंपल स्टैटिक फॉर्म में नहीं मिलेगा जी। इसमें भी टॉपिक वाइज में भी, जैसे अगर 100 क्वेश्चन मैं दिया हूं आपको, तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके सिंपल एमसीक्यू हैं जो स्टैटिक पूछा है, दूसरे 25 क्वेश्चन आपके मैच द कॉलम, तीसरे 25 क्वेश्चन एजर्सन और रीजन, फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इस तरीके से मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस का एक हमने नॉट टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं जो ज्यादातर ये आजकल पूछता है ना कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। ये वाला भी नया बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक वाइज में डाला है। तो ये देखिए मेरे आगामी आने वाली है, जब ये चारों बुक रिलीज हो जाएगी तब हम आपको यूजीसी नेट की तरफ ले जाएंगे। नहीं सर, जो आपका चारों बुक है ना, जिसका जो कॉन्सेप्ट आपके पकड़ के चल रहे हैं मार्केट में, मतलब शारीरिक शिक्षा में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। जो लोग शारीरिक शिक्षा में है वो बुक ही ढूंढते रहते हैं, बस एक ही बुक है ले दे के जो पहले से विख्यात ही है। और रही एरर की बात, तो सर जैसे आप एरर पे काम कर रहे हैं तो आप अच्छा समय दे लीजिए, क्योंकि अगर मोस्टली अगर 4 भी एरर पूरी बुक में रह गए ना तो फिर वो बाद में हल्ला हो जाता है, भैया एरर है एरर है एरर है, काफी गलतियां हैं, जबकि रहती 4 ही गलती है। नहीं सही कह रहे हैं। कोई नहीं, मैं कोशिश तो देखिए करते हैं, टाइपिंग को कितना हद तक रोक सकते हैं, मशीनी वाली चीज है, हम रफ बना के देते हैं। जैसे हमने तो भाई लिख के दिया, अब वहां पे टाइपिंग हो रहा है, उसको 4 बार फिल्टर कर रहा है, इतना सारा वर्ड्स होता है, कितने लाख वर्ड्स होते हैं एक बुक में। अब एक एक वर्ड्स को आप कितना फिल्टर कर पाओगे। काम बांटने के लिए भी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास मेरा कोई टीम नहीं है, मैं जितना भी करता हूँ सब अकेले करता हूँ, अभी तक मैं अकेले चल रहा हूँ, इसीलिए शायद मेरा चैनल बहुत पीछे चल रहा है, या मेरा जो ये क्लास है बहुत पीछे मतलब क्या चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत यही है। और इस वजह से मैं कभी कभी रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को, अभी हमारे साथ 2 से 3 मेंबर जुड़ रहे हैं जो कि वो भी क्वालिफाइड है ना, वो भी आपका 20 जून के बाद से क्लास लेंगे, बात हुई है मेरी। अभी सब लोग घूमने फिरने गए हैं, कह रहे से छुट्टी है थोड़ा सा घूमने दीजिए, बाद में हम क्लास लेंगे जब रेगुलर होंगे तो हफ्ते में 2 या 3 दिन वो भी लोग भी क्लास लेंगे मिलकर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, सारा देखिए मटेरियल मेरा ही रहेगा, ठीक है, मटेरियल की दिक्कत नहीं है। मटेरियल तो मैं ऐसा तो प्रोवाइड कर दूंगा ना कि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वगैरह खत्म नहीं होगा। लेकिन आप देखे होंगे घुमा फिरा के, मैं आपको बता दूं कि पूरे 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 आपके शारीरिक शिक्षा में सब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रिपीटेड है। कम से कम आपको बता दूं कि 95% क्वेश्चन रिपीटेड है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब बस मैं 70% न्यू क्वेश्चन लाऊंगा और 30% ही आपको रिपीटेड दूंगा। देखिए मैं जो सत्य है वो सत्य है, मैंने यहाँ पे देखिए 100% नहीं बोला, क्यों? मुझे पता है कि 100% आप यूनिक नहीं बना सकते किसी चीज को, लेकिन 70% कोशिश है कि यूनिक करूंगा, और आप उसका सैंपल यहाँ देख भी रहे हैं, कुछ चीजें आपको इसमें से नहीं भी लगी होंगी। जैसे ऐसा है कि जैसे कि आप बना रहे हैं अपने मन से क्वेश्चन, बट सर जैसे मुझे लगता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो उस तरह करके क्वेश्चन जो आप सबमिट कर रहे हैं, मतलब अपनी बुक में डाल रहे हैं, वो तो सर ठीक है, बट जो आपने अपने इस तरह से बनाए 70% आप बोल रहे हैं सर कि हमने अपने इस तरह से बनाए हैं, तो उनके आने के चांसेस कैसे, आप मतलब क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? इसीलिए हमने देखिए रेशियो 30 का यहाँ भी दे दिया है, रिपीटेड का भी। सिर्फ अपना ही हम नहीं अपना कर रहे हैं, ये नहीं कि हम ही जो दे रहे हैं वही सही है। अच्छा ये बताइए कि जो भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो कहाँ से आता है? अब आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से, हाँ, वो पहले बुक पॉपुलर होनी चाहिए। जी जब ऑलरेडी वो बुक पॉपुलर हो जाएगी ना, जब लोगों को दिमाग में आएगा, तो वो जो आपके एग्जामिनर सेट करने वाले हैं वो भी उस बुक को उठा के देखेंगे एक बार जरूर। आप इन फ्यूचर के हिसाब से चल रहे हैं सर। हाँ नहीं हो सकता है, ये तो टाइम लगेगा इसमें, आपकी बात एकदम सही थी, लेकिन नया कुछ होना भी तो चाहिए, खाली एक ही चीज पर रखते जाएंगे और फ्यूचर प्लानिंग तो होनी चाहिए ना सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं आप लोगों को, और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। कल का हमारा ये फिजियोलॉजी में चलेगा,
कौन सा टॉपिक शुरू है ये देख लिया जाए। आपको बता दूं, कल आप सब लोग तैयार होकर आइएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन किया जाएगा। 1 मिनट। सोचिए कि मैं सुबह से बैठा रहता हूँ लैपटॉप पे, उधर बुक का भी काम चल रहा है, इधर Yes, आपको sir. पढ़ाने का क्वेश्चन भी चल रहा है, जी दोनों सर। काम साथ में चलता रहता है। चलिए ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी ओके मच। सर, गुड नाइट सर।